गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि ये पेड़ श्रापित है, यहाँ जो भी गया कभी वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन आज की पीढ़ी को इन सब बातों पर यकीन कहाँ, और बस ऐसा ही कुछ किया गांव के 3 लड़कों ने। और उसके बाद क्या हुआ, ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक गांव की कहानी है। कहानी थोड़ी पुरानी है और कहानी है बरगद के हॉन्टेड ट्री से रिलेटेड, जिसे इसी गांव के 3 टीनेजर्स चैलेंज करते हैं। उसके बाद उनकी वजह से उन गांव वालों के साथ क्या होता है ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है, जिनके चाचा के दोस्त उन 3 लड़कों में से एक थे जिनके साथ ये घटना घटित हुई थी। उनकी रिक्वेस्ट पर गांव का नाम और पात्रों के नाम चेंज कर दिए गए हैं। कहानी हॉरर होने के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरीज भी यहाँ से नरेट करूँ तो सामने दिए हुए मेल ID पे आप भी मुझे अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। तो आइए अब मैं मिलवाती हूँ आपको इन कहानी के 3 पात्रों से, जिनका नाम कृष्ण, मनोज और प्रदीप है। कृष्ण, मनोज और प्रदीप तीनों 12वीं के छात्र थे और गांव के बुजुर्गों की कहानियों को सिर्फ मनोरंजन समझते थे। एक शाम चैलेंज की बात पर उन्होंने तय किया कि उस बरगद के पास रात करीब 8 बजे जाएंगे। गांव में 8 बजे तक लोग अक्सर सो जाया करते थे और उस समय ना तो मोबाइल फोन्स की सुविधा हुआ करती थी और ना ही आज के युग की तरह माता पिता ओवर कंसर्न्ड हुआ करते थे अपने बच्चों के लिए। सबका एक दूसरे से ऐसा रिश्ता था कि जैसे बच्चे एक घर से दूसरे घर में जा रहे हों। और इसी बात का फायदा उठाकर ये तीनों अपने घर से एक दूसरे के घर पे रुकने के नाम का झूठ बोल कर गए। 8 बजे करीब ये लोग उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। शुरुआत में ये तीनों हंसी मजाक कर रहे थे और माहौल बिल्कुल लाइट सा ही था, पर जैसे जैसे रात चढ़ रही थी वहाँ कुछ भारीपन सा सबको महसूस होने लगा। तभी प्रदीप ने मनोज और कृष्ण का मूड लाइट करने के लिए मजाक में हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता यार, ये सब लोगों की बनाई हुई अफवाहें हैं। अब रात के ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे। अचानक उन तीनों ने ही नोटिस किया कि हवा कुछ तेज चलने लगी है। हालांकि वो एक चांदनी रात थी जिसमें वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से देख सकते थे। इन्होंने पेड़ के नीचे एक लालटेन जलाई हुई थी और मजाक मजाक में ये लोग एक दूसरे को भूतिया किस्से सुना रहे थे कि तभी एक हवा के झोंके के साथ इनकी लालटेन बुझ गई। एक अजीब सी सर्दी फैल गई उस जगह पर, जैसे किसी ने इनकी आत्मा को छू लिया हो। मनोज ने देखा कि पेड़ की एक जटा धीरे धीरे हिल रही है और सारी जटाएं इतनी तेज चलने के बाद भी बिल्कुल स्टिल है। ये देखकर मनोज बहुत बुरी तरह डर गया, उसकी जैसे आवाज ही बंद हो गई हो। प्रदीप और किशन अभी भी हंसी मजाक करने में लगे हुए थे, पर मनोज का जब इस सब में कुछ पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था तो कृष्ण ने उसे कोनी मारते हुए कहा, ओए डर लग रहा है क्या? और इसके बाद कृष्ण और प्रदीप जोर जोर से हंसने लगे। मनोज का तब भी कोई रिएक्शन नहीं आया तो कृष्ण ने मनोज को नोटिस किया कि मनोज की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो लगातार उस पेड़ की एक डाल को घूरे जा रहा है। कृष्ण ने मनोज को जोर से हिलाया और बोला, ओए क्या हो गया? और इस वक्त कृष्ण की आवाज में परेशानी साफ सुनाई दे रही थी, पर प्रदीप अब भी मजाक के ही मूड में था और वो मनोज का मजाक उड़ाया जा रहा था। ओए डर गया ना तू? और जिस तरह की लैंग्वेज टीनेजर्स यूज करते हैं वैसे ही मनोज को वो टीज किए जा रहा था उसी लैंग्वेज में। तभी कृष्ण ने प्रदीप को डांटते हुए कहा, अबे चुप कर यार 1 मिनट। और वो मनोज को हिलाने लगा। मनोज मनोज क्या हुआ? मनोज एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसने कांपती हुई अपनी उंगली से बरगद के उस पेड़ की डाल की तरफ इशारा किया और कृष्ण और प्रदीप की नजर जब उस डाल पर गई तो वो क्या देखते हैं कि पेड़ की उस डाल पर एक आदमी उल्टा लटका हुआ है और उसका सर नहीं है। उसे देखकर प्रदीप और कृष्ण की जान निकल जाती है। कृष्ण चिल्लाते हुए भागता है, मनोज भाग, मनोज भाग। पर मनोज जैसे वहां जम गया हो।
प्रदीप और किशन मनोज का हाथ पकड़ के उसे घसीटना शुरू करते हैं और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, सामने से सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक महिला धीरे धीरे बढ़ते हुए उनकी तरफ आ रही थी। उसका चेहरा प्रॉपर तो नहीं दिख रहा था, बाल बिखरे थे और आंखों से जैसे काला धुआं निकल रहा था। वो वापस पेड़ की तरफ पलटते हैं और इस बार पूरे पेड़ पर जो उन्होंने देखा उसका मंजर ही कुछ और था। उन्हें उस पेड़ पर जगह जगह अजीब और गरीब भयानक लोग दिख रहे हैं। कोई उल्टा लटका हुआ है, तो किसी का सर गायब है, तो किसी महिला की आंखों से खून बह रहा है, तो कोई जोर जोर से हंस रहा है और कोई घुर्रा रहा है। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज आती है, जैसे पेड़ से कोई कूदा हो। प्रदीप और कृष्ण जोर जोर से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई, हम फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे। पर मनोज अब भी डमी की तरह खड़ा था। तभी एक आदमी, जिसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा गला हुआ था, उसकी एक आंख लटकते हुए उसके गालों को छू रही थी, बढ़ता हुआ उनकी तरफ आया और उसने प्रदीप का गला पकड़ा और उसे गले से उठा लिया। प्रदीप चीखे जा रहा था, रोए जा रहा था। लगातार उसकी भयानक चीखें पूरे उस एरिया में गूंज रही थी। पर वो आदमी घुर्राते हुए बंदर की तरह छलांग मारते हुए पेड़ पर चढ़ गया और उसने अपने हाथ से प्रदीप की गर्दन को पहिए की तरह 2 से 3 बार घुमाया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सुबह गांव वालों को कृष्ण और मनोज बरगद के पेड़ के साथ वाले रास्ते पर बेहोश मिले। इन्हें उठा के घर लाया गया। सबसे पहले कृष्ण को होश आया। होश में आते ही कृष्ण रोने लगा। डरते हुए चिल्ला के पीछे की तरफ भागते हुए वो बोला, उसने प्रदीप को मार डाला, उसने मार डाला प्रदीप को। और ये बोल के वो जोर जोर से हंसने लगा। कृष्ण बार बार चिल्लाता, हर पूर्णिमा की रात को एक चाहिए, हर पूर्णिमा की रात को एक चाहिए, नहीं तो सब मरेंगे। और उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता। सबको पता चल चुका था कि इन लड़कों ने कुछ गलत किया है, पर क्या, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। इनके पेरेंट्स को भी ये पता चल गया था कि ये रात में झूठ बोल के कहीं तो गए थे और इनकी हालत देखकर, कृष्ण की बातें सुनकर सब यही अनुमान लगा रहे थे कि हो ना हो ये बरगद के पेड़ पर ही गए होंगे। मनोज अब भी बेहोश था और कृष्ण की मानसिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी और प्रदीप का कोई अता पता नहीं था। गांव में प्रदीप को हर जगह ढूंढा जा रहा था, पर उसका नामो निशान नहीं मिल रहा था। 6-7 घंटे बाद मनोज को भी होश आ गया। मनोज के होश में आते ही उस पर सवालों की बम्बार्डिंग हो गई, क्योंकि कृष्ण बिल्कुल पागल हो चुका था और प्रदीप के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। मनोज से सब सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, पर मनोज की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे और वो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहा था। मनोज की मां ने बहुत देर धीरज रखने के बाद उसे एक थप्पड़ मारा और जोर से बोली, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? मनोज ने अपनी मां की तरफ देखा। वो अपना मुंह बोलने की कोशिश करते हुए खोलता, पर कुछ ना बोल पाता और बस वो रोए ही जा रहा था। जब इस तरीके की किसी को कोई भी विपदा आती है तो इसको दूर करने के लिए लोग सबसे पहले गांव के भगत जी के पास जाते हैं और ऐसा ही यहाँ के लोगों ने भी किया। इन दोनों बच्चों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि एक कुछ बोल नहीं पा रहा था, दूसरा अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। इन दोनों बच्चों को भगत जी के पास ले जाया गया। भगत जी ने इन बच्चों को देखते ही बता दिया कि ये पूरा जीवन ऐसे ही इसी कष्ट में जिएंगे और इनकी मृत्यु सामान्य नहीं होगी। मृत्यु के बाद भी ये प्रेत योनि में ही जाएंगे, क्योंकि इनको प्रेतों ने ही ये जीवन दान दिया है, और वो भी इसलिए कि ये इंसानों को प्रेतों की शक्तियों का संदेशा दे सके। प्रदीप के बारे में पूछे जाने पर भगत जी ने कहा कि ये जानने के लिए तो उन्हें उस बरगद के पेड़ पर जाना होगा और एक प्रक्रिया करनी होगी, वो भी रात में, जिसमें उनके साथ उनके एक शिष्य होंगे और प्रदीप के माता पिता को रहना होगा। उसके अलावा वो अपने साथ और किसी को नहीं लेकर जा सकते। 2 दिन के बाद की कोई तिथि थी, वो दिन उन्होंने वहां जाने के लिए चुना। 2 दिन बाद भगत जी, उनका एक शिष्य, प्रदीप के माता पिता रात में उस बरगद के पेड़ पर गए। वो जगह दिन में भी इतनी वीरान होती थी कि जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, कोई भी उस रास्ते के आसपास से दिन में भी नहीं गुजरता था। और रात में वहां आने पर तो इन लोगों को ऐसे लग रहा था जैसे नरक के द्वार उन पर खुल गए हों। हवाएं जोर जोर से चल रही थी और तेज हवा के कारण उस पेड़ के पत्तों के हिलने से ऐसी आवाजें आ रही थी मानो वो उन सबको वार्न कर रहे हों कि इस जगह से अभी के अभी चले जाओ। भगत जी ने अपने शिष्य से कहा, 4 गोले बनाओ। कोई मिश्रण था जिसे उन्होंने तैयार किया था। उस मिश्रण से उनके शिष्य ने वहां 4 गोले बनाए और 4 गोलों में वो चारों लोग अलग अलग बैठ गए।
ये लोग वहां टॉर्च लेकर गए थे, पर हार्डली 10-15 मिनट के बाद टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। इनके पास एक लालटेन भी थी, पर उसकी लौ जलाए रखना वहां बहुत चैलेंजिंग था। भगत जी ने प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, यदि आप लोग इस गोले से बाहर निकले तो मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा। चाहे आपको आपका बेटा ही क्यों ना पुकारे, आप इस गोले से बाहर मत निकलना। प्रेत बहुत चालाक होते हैं और वो किसी का भी रूप ले सकते हैं, और यहाँ तो न जाने कितने प्रेत हैं। अब भगत जी ने अपनी प्रक्रिया शुरू की। आग जलाने में ही उन्हें आधे घंटे से अधिक का समय लगा। वहाँ जो भी एनर्जीज थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यहाँ ऐसा कुछ हो। कभी हवाएं जोर जोर से चलती, तो कभी पेड़ के पीछे कोई शाखा जोर से हिलने लगती, तो कभी कहीं से किसी के हंसने की आवाज आती, तो किसी के घुर्राने की, और कभी वहाँ पर बहुत सारे लोगों के रोने की आवाजें, चीखने की आवाजें सुनाई देती। क्रिया शुरू होने के 5-10 मिनट के अंदर ही वहाँ सबसे पहले मोरों के चिल्लाने की आवाज आनी शुरू हुई थी। उसके बाद लोगों की। भगत जी और उनके शिष्य लगातार मंत्र जाप कर रहे थे, और प्रदीप के माता पिता को अब पेड़ पर ठीक वैसे ही लोग दिखाई देने लगे जैसे उस रात उन तीनों लड़कों ने देखे थे। कोई उल्टा लटका हुआ है, तो किसी के चेहरे से खून बह रहा है, तो किसी का सर ही नहीं है। प्रदीप के माता पिता बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे, पर उन्हें भगत जी की शक्ति पर पूरा विश्वास था, और उसी विश्वास के सहारे वो यहाँ बैठे थे। थोड़ी देर में उनके कानों में प्रदीप की आवाज सुनाई पड़ती है, माँ माँ, बाबा, मुझे बचाओ। जब उन्होंने सामने नजर उठा के देखा तो प्रदीप ठीक वैसे ही था जैसे उस रात उन कपड़ों में था। उसे एक आदमी जिसका पूरा चेहरा गला हुआ था और उसकी एक आंख उसके गाल पर लटक रही थी, प्रदीप को घसीटते हुए उनके सामने से ले जा रहा था। ये देखकर प्रदीप के पिता उठते हैं, और जैसे ही वो आगे बढ़ने के लिए अपना एक पैर उस गोले से बाहर निकालते हैं, तभी भगत जी के शिष्य उन्हें जोर से पीछे खींचते हैं और फिर उनसे कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है कि आप जीवित नहीं बचेंगे यदि आप इस गोले से बाहर निकले। भगत जी अब भी जोर जोर से मंत्रोच्चारण किए जा रहे थे, और वहां तेज हवाएं चल रही थी, अनगिनत जज्बात में लिपटी हुई अनगिनत आवाजें, जैसे उन मंत्रों के उस क्रिया और उस वातावरण के बीच में एक महायुद्ध छिड़ गया हो। और अब भगत जी एक आखिरी आहुति देते हैं, और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। प्रदीप के माता पिता रो रहे थे। भगत जी अपनी आंखें खोल के शांत स्वर में उनसे बोलते हैं, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, वो जा चुका है। प्रदीप के माता पिता दोनों भगत जी के सामने हाथ जोड़कर और जोर जोर से रोने लगते हैं। बाबा बाबा, बस एक बार हमें अपने बेटे से मिलवा दो, हम उसे बस आखिरी बार देख लें बाबा, बस एक बार हम पर इतनी कृपा कर दो। भगत जी उन्हें एक पेड़ की डाल की तरफ इशारा करते हैं, और जब प्रदीप के माता पिता उस डाल पर देखते हैं तो वहां प्रदीप बैठा हुआ था, जो उन दोनों को बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस आईज से देख रहा था। उसे देखकर उसकी माँ रोते हुए उसे पुकारती है, बेटा एक बार आजा, एक आखिरी बार मिल ले हमसे। प्रदीप उस डाल से छलांग मारता है और कुछ दूरी पर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बेटे को देखकर माता पिता बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो उसे गले लगाना चाहते हैं, पर उन्हें उस गोले से बाहर आने की अनुमति नहीं थी। वो प्रदीप को बोलते हैं, बेटा तू कहाँ चला गया? ये सब क्या हो गया? ये क्या कर लिया तूने? प्रदीप वहीं से खड़ा होकर उन्हें घूरता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के उनसे बोलता है, मैं अब तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, और अगर तुमने मुझे अब दोबारा बुलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। इतना बोलकर प्रदीप उस पेड़ पे किसी जानवर की तरह चढ़ के गायब हो जाता है। भगत जी बोलते हैं, अब यहाँ रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, हमें अभी इसी वक्त इस स्थान को छोड़ना होगा। और वो सारे लोग वहां से चले जाते हैं। उस दिन के करीब 5 दिन बाद भगत जी ने पूरे गांव को चौपाल पर बुलाया। जब गांव वाले चौपाल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगत जी वहां पहले से ही विराजमान हैं। भगत जी की हालत ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने सारा इंसिडेंट गांव वालों के साथ शेयर किया, और उसके बाद उन्होंने सभी गांव वालों को बताया कि इस पेड़ को 250 साल पहले मंत्रों द्वारा मौलियों से बांधा गया था, जिससे इसकी शैतानी शक्तियां गांव के अंदर प्रवेश न कर सकें। इन तीनों लड़कों ने वहां जाकर इन शैतानी शक्तियों का मजाक बनाया, और प्रदीप ने उन मौलियों को खोला, जिसकी वजह से वो उसी वक्त प्रदीप को अपने साथ ले गईं। उस पेड़ पर न जाने कितने पिशाच, जिन्न, चुड़ैल, प्रेतों का वास है। इन दोनों लड़कों को भी उस रात वो अपने साथ ले जा सकते थे, और किसी को कभी भी पता नहीं चलता
कि क्या हुआ, ये लड़के कहाँ गए। पर जैसा मैंने तुम सबको बताया था, इनके माध्यम से वो संदेशा पहुंचा रही हैं और अब से हर पूर्णिमा की रात को इस गांव में एक मृत्यु निश्चित है। ये सुन के गांव वालों के होश उड़ गए। उन्होंने भगत जी से बहुत प्रार्थना की कि वो कुछ करें, किसी भी तरह इस समस्या का समाधान करें। तब भगत जी ने कहा, मेरे बस की बात अब ये नहीं रही, मेरे पास अब समय भी नहीं बचा। उस रात उस प्रक्रिया को करने में मैंने अपनी शक्तियां ही नहीं, अपनी देह भी निचोड़ दी। इस समस्या का समाधान आपको काशी में मिलेगा, पर कब ये मैं नहीं बता सकता। और इसके बाद हार्डली 15 दिन ही बीते होंगे, भगत जी की मृत्यु हो गई। उनके शिष्य ने गद्दी संभाली, पर अभी उनकी साधना बहुत बाकी थी। इधर मनोज और कृष्ण का सेम हाल था। कृष्ण पागल हो चुका था और मनोज गूंगा। उस वक्त हॉस्पिटल्स की कोई बहुत अच्छी सुविधा नहीं थी इनके गांव के आसपास। फिर भी बच्चों को इलाज के लिए बड़े शहर के अस्पताल में दिखाया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मनोज की आवाज जीवन भर के लिए जा चुकी थी और कृष्ण अपनी अंतिम श्वास तक उसी अवस्था में रहा। अक्सर अपने पागलपन की हालत में कृष्ण उस रात हुए हादसे को टुकड़ों में गांव वालों के सामने बड़बड़ाता रहता था। मनोज कुछ बोल नहीं पाता था, पर लिखकर उसने इस रात का सारा किस्सा सभी को बताया। वो ये भी लिखता था कि उसे प्रेत आत्माएं दिखाई देती हैं। प्रदीप प्रेत बन चुका है और उसके पास आता है, उसे परेशान करता है। इधर गांव में हर पूर्णिमा की रात लोगों की अजीबोगरीब तरह से मृत्यु होना शुरू हो गई थी। हर पूर्णिमा को उस गांव में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य होती। उस गांव में अब एक रूल सेट हो गया, हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति 10 दिन के लिए काशी में रहेगा, क्योंकि भगत जी ने कहा था कि इस समस्या का समाधान काशी में ही मिलेगा। और लोगों ने उस समाधान को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा दी। अपने गांव की रक्षा के लिए अब हर घर से कोई ना कोई 10 दिन के लिए काशी में रहने लगा। 3 सालों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन दयाराम, उसी गांव के एक पुरुष, काशी में गंगा घाट पर बैठे थे। वो वही अपनी 10 दिन की ड्यूटी दे रहे थे। तभी पीछे से उनके कंधे पर किसी ने हाथ मारते हुए बड़ी भारी आवाज में पूछा, तेरे पास माचिस है? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक अघोरी था। दयाराम ने अपनी जेब से उस बाबा को माचिस निकाल कर दी। उस बाबा ने चिलम जलाई, 2 कश मारे, फिर दयाराम से बोले, ले गई वो तेरे बेटे को भी। जैसे ही दयाराम जी ने ये सुना, उन्होंने एकदम से उन अघोरी बाबा के पैर पकड़ लिए और उनसे विनती करते हुए बोले, बाबा हमें बचा लो, हमारा पूरा गांव कष्ट में है, मुझे पता है आप ही वो हो जो हमें बचा सकते हो। उस अघोरी की बात सुनते ही दयाराम जी को ये विश्वास हो गया था कि हो ना हो ये वही हैं जो हमें समस्या का समाधान देंगे। दयाराम जी उन अघोरी को अपने साथ लेकर गांव आए। उस अघोरी को दयाराम जी के साथ गांव में आता देख गांव के लोगों की आंखों में जैसे एक चमक की लहर दौड़ गई हो। जैसे कि गांव वालों को भगत जी ने बताया था कि काशी में ही इसका समाधान मिलेगा और दयाराम जी काशी से ही आ रहे थे, तो लोगों को समझ आ गया था कि अब शायद इस समस्या का समाधान मिल चुका है उन्हें। उन अघोरी बाबा ने उस पेड़ पर कुछ क्रियाएं की, कुछ तांत्रिक क्रियाएं, जिनकी पूजा विधि बहुत उग्र थी और लगातार उस दिन से पूर्णमासी के दिन तक वहां पर हर रात क्रियाएं की जाती थी, जिसमें बलि भी दी जाती थी। पूर्णिमा से ठीक एक रात पहले वहां एक ऐसी क्रिया की गई जिसके बारे में यहाँ से बताया नहीं जा सकता, और उस पेड़ के तने को रक्त से लिपटी हुई मौलियों से बांध दिया गया। वो मौलियां सिद्ध की हुई मौलियां थीं। इन मौलियों को उन अघोरी बाबा ने उस दिन से सिद्ध करना शुरू किया था जब वो इस गांव में आए थे, और इस प्रक्रिया के बाद अगली पूर्णिमा की रात किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। अगले दिन सब लोग बाबा का धन्यवाद करने दयाराम जी के घर पर गए। बाबा इतने दिनों से वहीं रुके हुए थे। दयाराम जी ने लोगों को बताया कि जब दयाराम जी सोकर उठे तब बाबा अपनी खाट पर नहीं थे। तब से उस गांव के लोग उन बाबा को ढूंढ रहे हैं अपना धन्यवाद करने के लिए। उस दिन के बाद से उस गांव में अजीबोगरीब तरीके से किसी की भी मृत्यु पूर्णिमा की रात को नहीं हुई। पर एक दिन अचानक कृष्ण गायब हो गया और वो कभी किसी को नहीं मिला। कृष्ण के गायब होने के कुछ महीनों बाद ही मनोज भी उसी तरह गायब हो गया। आज तक किसी को भी नहीं पता चल सका कि वो दोनों लड़के कहाँ गए। बहुत ढूंढने पर भी उनका कोई पता नहीं चला, और उस दिन के बाद से किसी ने भी उन अघोरी बाबा को कभी नहीं देखा।
वो पेड़ आज भी उसी गांव में उसी जगह पर है और लोगों का कोर बिलीव है कि वहां जो भी अकेले जाता है वो वापस कभी नहीं आता। कहानी पुरानी है, मीडियम टू मीडियम ट्रांसफर हुई है, तो जाहिर सी बात है कहानी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कुछ घटी होगी, कुछ बड़ी होगी, पर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इन कहानियों को सुनाने का मकसद बस इतना ही है कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहें, किसी सुनसान जगह पर न जाएं। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और वैसे भी इंसान से ज़्यादा डरावना तो इस दुनिया में कुछ है नहीं, तो सबसे ज़्यादा खतरा तो आपको सुनसान जगहों पे इंसानों से ही होता है। तो हम लोग अगर ऐसी जगहों पर ना जाए तो वो हम सभी लोगों के लिए अच्छा है। बाकी आप इन कहानियों को एंटरटेनमेंट के लिए सुनिए और वैसे ही लीजिए, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी कहानी एक गाँव के एक ऐसे श्रापित पेड़ की जिसने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। और आप मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट करके बताइएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप लोग भी अगर चाहें कि मैं यहाँ से आपकी स्टोरी सुनाऊं तो आप लोग मुझे सामने दिए हुए मेल आईडी पर अपनी स्टोरी, अपना हॉरर एक्सपीरियंस पोस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से आप लोगों की भी स्टोरी नरेट करूंगी। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। नमस्कार।